देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में। टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि कोई हमारे पास एल्गोरिदम है, उसको कितना टाइम लगेगा रन होने में। अब मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, उसे मैं बोल देता हूँ प्रॉब्लम पी। अब उसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मान लेता हूँ एल्गोरिदम A1 है, A2 है एंड A3 है। अब मेरे पास ये 3 एल्गोरिदम हैं, तो मैं डिसाइड कैसे करूंगा कि कौन सी एल्गोरिदम बेस्ट है। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी यानी कि कौन सी एल्गोरिदम कितना टाइम ले रही है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी यानी कि कौन सी एल्गोरिदम कितना स्पेस ले रही है। अब एल्गोरिदम का क्या मतलब है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको करने का तरीका जो है वो एक एल्गोरिदम है। तो मैं किस तरह से कर रहा हूं, कितना टाइम लग रहा है और कितना स्पेस लग रहा है, उसे बोलते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो मेरे पास 3 एल्गोरिदम है इस समय, A1, A2 एंड A3। मैं डिसाइड कैसे करूंगा कि कौन सी बेस्ट है। तो मैं निकालूंगा तीनों की टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। जिस एल्गोरिदम में कम से कम टाइम लग रहा होगा एंड कम से कम स्पेस लग रहा होगा, मैं वो एल्गोरिदम चुनूंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ टाइम कम्प्लेक्सिटी देखेंगे, आगे आने वाली वीडियो में हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखेंगे। अब किसी एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। भाई ये एग्जांपल है हमारा लीनियर सर्च का। एक एरे गिवन होगी और एक एलिमेंट गिवन हो x। हमें देखना है कि वो एलिमेंट उस अरे में प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये लूप चल रहा है, अगर कोई भी एलिमेंट x के बराबर होता है हम वही रिटर्न करा देते हैं ट्रू, नहीं तो वही लूप से बाहर निकल जाएगा, हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स। सिंपल सी बात है। ये क्या है, एक लीनियर सर्च की एक एल्गोरिदम है। अच्छा, अब हर एल्गोरिदम के 3 केसेस होते हैं। बेस्ट केस होता है, वर्स्ट केस होता है एंड एवरेज केस होता है। अब इनका क्या मतलब है। अब मान लीजिए मेरे पास एरे जो है, ये है एरे मेरे पास, और जो एलिमेंट मेरे को सर्च करना है एरे में वो है 3। अच्छा, अब होगा क्या, होगा क्या, 3 जो है पहली बार में ही मिल जाएगा। ठीक है, पहले आइटरेशन में ही 3 जो है इसको मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, ये बेस्ट केस होगा। बेस्ट केस होगा जब x मेरा होगा 3। बहुत ही बेहतरीन हो गया बेस्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस होगा अगर ये 3 ना होकर ये हो जाए मेरा 7। तो 7 बिल्कुल लास्ट में आ रहा है तो पूरी लूप चलेगा। ठीक है, पूरा लूप चलेगा, हमें सारे एलिमेंट देखने पड़ेंगे। ये बेकार केस है। बहुत बढ़िया। एवरेज क्या होगा, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतर। अब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मैं डेवलपर हूं, मैंने एक एपीआई बनाई। मैंने क्लाइंट को बोला कि भाई ये एल्गोरिदम जो है, ये एपीआई जो है, ये आपको रिजल्ट ला के दे देगी। कुछ भी रिजल्ट हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन टाइम लगेगा बेस्ट केस में 1 सेकंड। तो क्या मैं उससे ऑनेस्ट हूं? नहीं, क्योंकि बेस्ट केस नहीं बताएंगे हम उसको, उसको बताएंगे वर्स्ट केस। मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे इस एल्गोरिदम में। अगर मैं मैक्सिमम 10 सेकंड बता रहा हूं तो मैं ऑनेस्ट हूं क्लाइंट्स के साथ। अगर बेस्ट बता रहा हूं तो मैं ऑनेस्ट नहीं हूं। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं उसको वर्स्ट टाइम बता देता हूं तो ऑब्वियस है कि बेस्ट तो इससे कम ही होगा। इसका मतलब क्या है कि एल्गोरिदम का हमें वर्स्ट केस देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई एल्गोरिदम लिखेंगे तो ना ही तो हम उसका बेस्ट केस देखेंगे, ना ही हम एवरेज केस देखेंगे, हमें देखना है वर्स्ट केस क्या हो सकता है। तो हर एल्गोरिदम के 3 केसेस होंगे, बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वर्स्ट केस, क्योंकि वो बताता है एल्गोरिदम का मैक्सिमम टाइम, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही बेहतरीन। तो भाई अभी तक हमने देख लिया है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, और मैंने बता दिया है कि हर एल्गोरिदम के 3 केसेस होते हैं। अब एक और चीज़, नेक्स्ट चीज़ है भाई एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन का क्या मतलब होता है, ये क्या भला है। दुनिया की कोई भी एल्गोरिदम है मेरे पास, मैं उसको कैसे डिनोट करूंगा, कैसे लिखूंगा, उस लिखने को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। कोई दुनिया के एल्गोरिदम है मेरे पास, उसके टाइम को मैं कैसे लिखूंगा, उस तरीके को बोलते हैं हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन। यानी कि क्या है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, कुछ नहीं है भाई, टाइम को बताती है, टाइम बताती है और कुछ नहीं है, डिनोट करती है। अब ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन दिखने में कैसी होती है, कितने तरह की होती हैं, वो सब बात करते हैं। ये भाई 3 तरह की होती हैं। पहली है भाई थीटा नोटेशन, फिर है भाई बिग ओ नोटेशन, आखिरी है भाई ओमेगा नोटेशन। ऐसे लिख देता हूँ, ओमेगा नोटेशन।
ठीक है, इसको डिनोट करते हैं थीटा से, इसको करते हैं ओ से ऑब्वियसली, और इसको थीटा से, ओ सॉरी ओमेगा से। बहुत ही बेहतरीन। अब ये क्या बला है भाई, ये थीटा क्या है, बिग ओ क्या है, ओमेगा क्या है, वो देखते हैं। मान लेता हूं मेरे पास एक एल्गोरिदम है जो कि फंक्शन है एन का, कुछ इस तरह से सी एन क्यूब प्लस डी एन स्क्वायर प्लस ई एन प्लस एफ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ये क्या कहानी हो रही है समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो अभी आ रहा है तो बहुत बढ़िया। तो ये एल्गोरिदम है कोई, मेरी दुनिया की कोई सी भी हो सकती है, और उसको मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये क्यों पढ़ रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ थीटा नोटेशन कैसे लिखते हैं, बिगो नोटेशन कैसे लिखते हैं, और ओमेगा नोटेशन कैसे लिखते हैं किसी भी एल्गोरिदम का, किसी भी एल्गोरिदम का। ठीक है, अच्छा भाई इस एल्गोरिदम का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ बोले तो भाई इस एल्गोरिदम का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होगा? किस टर्म पर ये एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है? अगर मैं n की वैल्यू 1 मिलियन कर देता हूँ, 1 मिलियन, तो क्या लगता है कौन सी पार्ट का वज़न ज़्यादा होगा? यानी कि आंसर पर कौन सी टर्म ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी? ये तो नहीं करेगी क्योंकि इसमें n है ही नहीं। बहुत ही बढ़िया, ये तो नहीं करेगी। इसमें ज़्यादा क्या आ जाएगा, 1 मिलियन आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या ज़्यादा आ जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 10 की पावर 18, 10 की पावर 18। सोच के देख लो कितनी ज़ीरो आएंगी, इतनी सारी ज़ीरो आ रही हैं। तो भाई इस टर्म में इतनी सारी ज़ीरो आ रही हैं तो हम इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सिंपल बात है। तो मैं कहूँगा कि इस एल्गोरिदम का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है एन क्यूब। क्या है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, एन क्यूब। ये क्या होता है बेसिकली, ये होती है भाई डिग्री पॉलिनोमियल की। जो ये पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है, जो मैथ्स में पढ़ते थे बचपन में, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगा भाई, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। यानी कि किस ऑर्डर में बढ़ेगी हमारी एल्गोरिदम, किस पार्ट पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है? तो भाई एन क्यूब पे डिपेंड करता है। सी कांस्टेंट है, बाहर में गया। ठीक है, कोई मतलब नहीं है अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। अच्छा, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाई ये एल्गोरिदम है और इसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो है एन क्यूब। बहुत ही बेहतरीन। अब देखते हैं थीटा नोटेशन क्या है, बिगो नोटेशन क्या है, और ओमेगा नोटेशन क्या है। भाई थीटा नोटेशन एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के बराबर होता है, एग्जैक्टली, यानी कि एक्चुअल ऑर्डर ऑफ एल्गोरिदम। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये है भाई थीटा ऑफ एन क्यूब। एक्चुअल ऑर्डर क्या था, एन क्यूब था। ठीक है, बिगो नोटेशन क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्चुअल ऑर्डर। एक्चुअल ऑर्डर बताऊंगा क्या मतलब है इसका। ओमेगा क्या होता है, लेस देन या फिर इक्वल टू एक्चुअल ऑर्डर। मतलब कि बिग ओ का मतलब है एक्चुअल ऑर्डर से बड़ा या फिर इक्वल, यानी कि बिग ऑफ एन क्यूब भी लिख सकता हूं मैं। लिखने को मैं बिग ऑफ एन की पावर 4 भी लिख सकता हूं। लिखने को मैं बिग ओ की पावर, बिग ओ एन की पावर कितना भी लिख सकता हूं। ठीक है, कितना भी लिख सकता हूं, सब ठीक होगा। ये सिर्फ नोटेशन है, सब ठीक होगा। ये गलत, आप सोच रहे हो गलत है, लेकिन नहीं, गलत नहीं है। ठीक, कैसे ठीक है? ये तो भाई सिंपल सी एल्गोरिदम है मेरे पास, ये तो सिंपल सी एल्गोरिदम है। ठीक है, आंख का अंधा भी देख के बता देगा कि भाई ये क्या है, एन क्यूब है, इसका बिग ऑफ नोटेशन। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई कम्प्लेक्स एल्गोरिदम आती है तो हम उसमें बोल देते हैं कि भाई वर्स्ट केस, यानी कि वर्स्ट केस, समझ रहे हो, वर्स्ट केस मैं एक्चुअल नहीं बता रहा हूं, मैं थीटा नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मैं एक्चुअल नहीं बता रहा हूं आपको, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट से ज्यादा है, तो मैं एक अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूं। और सिमिलरली ओमेगा में क्या होता है, ओमेगा में होता है लोअर बाउंड, यानी कि एग्जैक्ट नहीं है, अपर बाउंड नहीं है, बिगो नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं भाई, एक्चुअल ऑर्डर से कम होगा, यानी कि ओमेगा एन क्यूब भी ठीक होगा, ओमेगा एन स्क्वायर भी ठीक होगा, ओमेगा एन भी ठीक होगा, एंड ओमेगा 1 भी ठीक होगा। ये डिनोट कर रहे हैं, सिंपल एल्गोरिदम है। ठीक है, इसीलिए हम कर पा रहे हैं। जब बड़ी एल्गोरिदम आती है तो हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते, थीटा नहीं निकाल पाते, इसीलिए हम बिग ओ और ओमेगा इस्तेमाल करते हैं। तो भाई एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है, किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिखने का तरीका है। थीटा नोटेशन, बिगो नोटेशन एंड ओमेगा। थीटा नोटेशन क्या होता है भाई, एक्चुअल ऑर्डर, यानी कि एग्जैक्ट टाइम बताता है। ठीक है,
बिग ओ नोटेशन क्या है कि भाई एग्जैक्ट या उससे ज़्यादा थीटा के ऊपर बताता है, और ओमेगा क्या है, थीटा के नीचे बताता है। यानी कि एक्चुअल से कम बताएगा ओमेगा, एक्चुअल से ज़्यादा या फिर इक्वल बताएगा क्या, बिग ओ बताएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इन तीनों में से, बिग ओ है। क्यों? क्योंकि ये अपर बाउंड बताता है एल्गोरिदम का, यानी कि आपको एक तरह से वर्स्ट केस बताता है एल्गोरिदम का कि भाई एक्चुअल टाइम जो होगा ना एल्गोरिदम का, इससे कम ही होगा। समझ रहे हो? ये तो लिखा है मैंने भी, एक्चुअल टाइम जो होगा ना वो कम होगा। तो यही चाहिए लोगों कि भाई जो मैं बता रहा हूं ये गलत ना हो। जो मैं क्लाइंट को एपीआई दे रहा हूं और उससे मैं बोल रहा हूं भाई इसका क्या है, बिग ऑफ एन स्क्वायर है, तो मैंने उसे बता दिया कि भाई जो अपर बाउंड है वो एन स्क्वायर है, और ये एक्चुअल से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल कम ही लेगी। तो यानी कि मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई इससे ज़्यादा टाइम तो लेगी नहीं। तो भाई क्लाइंट को एक ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये वर्स्ट केस बता रहा है, इसका मतलब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा टाइम तो लेगी नहीं, तो मज़ा है। भाई हमने ऑर्डर ऑफ ग्रोथ देख लिया था, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ यानी कि जैसे कि कोई मान लो मेरे पास पॉलिनोमियल है, यानी कि कोई एल्गोरिदम है, उसको मैं पॉलिनोमियल में डिनोट कर सकता हूँ, तो उसकी जो डिग्री होगी वही एक तरह से ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होगी। बहुत बढ़िया। अब ऑर्डर ऑफ ग्रोथ बहुत तरह के हो सकते हैं, ठीक है, तो उनका मैं कंपैरिजन करूंगा। ये है भाई ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का कंपैरिजन। भाई कोई ऑपरेशन जैसे कि मान लो ये प्लस माइनस ये जो हम करते हैं ना, जैसे मान लो मैंने x इंटेक्स लिखा, इंटेक्स इज इक्वल टू 2 × 3, ये कांस्टेंट ऑर्डर का है, ये n पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, हर बार कांस्टेंट टाइम लेगा ये। तो ऐसे ऑपरेशन सबसे कम टाइम लेते हैं, फिर उससे ज्यादा टाइम जो लेंगे वो लेंगे log n, फिर log n, फिर रूट n, फिर n log n, ये सब कहानी जो लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा टाइम लेगा n की पावर n। कहने का मतलब क्या है, क्यों लिख रहे हैं सब, कहाँ यूज़ आएगा वो देख। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एल्गोरिदम है मेरे पास और उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है भाई, इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और आपसे बोलता हूँ भाई मुझे वो बताओ, इसका बिग ओ नोटेशन लिख के बताओ क्या होगी। तो मैं पहले क्या देखूंगा, पहले देखूंगा भाई इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है। मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या आती है कि भाई मैक्सिमम, यानी कि जो टाइम होगा वो मैक्सिमम किस टर्म पर डिपेंड कर सकता है। तो मैं यहाँ पे देख लूंगा, ये जो लिखी हुई है ना कहानी, यहाँ पे देख लूंगा भाई। यहाँ से देखने से पता चल रहा है मुझे कि सबसे ज़्यादा टाइम n क्यूब में लग रहा है, ठीक है। अच्छा, उससे कम टाइम n स्क्वायर में लग रहा है, यानी कि इसको अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ, सिर्फ इन दोनों को, तो मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, यानी कि इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास ये है, ये टर्म है, ये टर्म है, ठीक है। अब मैंने देखा ये n क्यूब है, ये क्या है, रूट n n क्यूब है। इनमें से कौन ज़्यादा सिग्निफिकेंटली प्रभाव डालेगी टाइम पर, ये डालेगी, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा n आ गया है, ठीक है। फिर ये देखा, फिर ये देखा, अच्छा इन दोनों में भाई ये n स्क्वायर है, ये क्या है, n क्यूब है, तो ऑब्वियसली ये डालेगी, तो ये भी नेगलेक्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। यानी कि जो एक्चुअल ऑर्डर होगा, यानी कि थीटा क्या होगा, थीटा होगा रूट n n क्यूब, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आ गया। अच्छा बिगो क्या होगा फिर, होने को तो भाई यही लिख दूँ मैं, यही लिख दूँ लो, ठीक है। और अगर कोई एमसीक्यू में आता है भाई, एमसीक्यू में आ गया भाई कि ये गलत है या सही है, बिगो में बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि इससे बड़ा है ना ये, सिंपल सी बात है। और ओमेगा की बात करूं, यही सही है, यही लिख देता हूँ। लेकिन अगर मान लो एमसीक्यू में पूछता है ये सही है क्या, ये जो लिखा हुआ है, हाँ सही है, क्यों, क्योंकि इससे कम है ना एक्चुअल से। बहुत बढ़िया। तो भाई अभी तक हमने देख लिया है एल्गोरिदम क्या होती है, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस क्या होती है, थीटा नोटेशन क्या होती है, बिगो नोटेशन क्या होती है, और ओमेगा नोटेशन क्या होती है, और फिर इनके जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होते हैं उनका कंपैरिजन भी देख लिया था। भाई एल्गोरिदम ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, छोटी सी फोर, भाई ये एल्गोरिदम लिखी हुई है आई 1 से लेकर n तक, और ये लूप चल रहा है, का बिग ऑफ नोटेशन क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, लीनियरली डिपेंड कर रही है, सिर्फ n पे डिपेंड कर रही है, अंदर क्या हो रहा है, कांस्टेंट ऑपरेशन है, तो मैं बोल सकता हूँ बिग ऑफ n, ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक लूप है उसमें कुछ हो रहा है, ये दूसरा लूप है उसमें कुछ हो रहा है, इसके क्या होगी भाई, ये लूप खत्म हो जाएगा n में, फिर ये लूप खत्म हो जाएगा m में, तो क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n प्लस m, सिंपल सी बात है भाई। एक एल्गोरिदम है, इसका क्या होगा, हर i के लिए m पूरा चलेगा, यानी कि इसका होगा n इंटू m, ठीक है।
बहुत ही बढ़िया। यानी कि जब लूप के अंदर लूप तो मल्टीप्लाई कर दो, लूप बाहर होगा जब दो लूप जितने भी लूप बाहर हैं तो ऐड करते चले जाओ। बहुत ही बढ़िया। एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। ये है कहानी, 2 से लेकर n है और i जो चेंज हो रहा है वो इस तरह से चेंज हो रहा है, यानी कि हर बार i इज इक्वल टू आई की पावर c हो जा रही है। पहले क्या था, i 2 था पहले इटरेशन में, फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर c हो जाएगा, है ना। ये क्या है 2 इज इक्वल टू, यानी कि i इज इक्वल टू 2 की पावर c। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 की पावर c हो जाएगा। अगले में क्या होगा, 2 की पावर c की पावर c हो जाएगा। निकालना चाह रहा हूँ कि ये कितनी बार चलेगा लूप, क्योंकि इससे देखने से पता नहीं चल रहा हमें। जब यहाँ i प्लस प्लस लिखा था जब तक तो भाई कोई बता देगा कि भाई n तक चलेगा। यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ मैं देख के कितनी बार चलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये कहानी लिखी हुई है पावर, हर बार पावर कर रहे हैं। अच्छा, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं ये देख लूंगा कि भाई i की वैल्यूज क्या है, और जब मेरे को पता चल जाएगा लास्ट वैल्यू की भाई मैक्सिमम जो i की वैल्यू होगी वो ये होगी, तो मैं उसको अलग से लिख लूँगा। हर क्वेश्चन में यही कहानी होगी। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा और उसमें मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी और मैं डायरेक्टली नहीं बता पा रहा हूँ, तो मैं ये करूँगा कि भाई i को देख लूँगा कहाँ तक जा रहा है, फिर क्या करूँगा, फिर लास्ट को देख लूँगा कि भाई जो लास्ट मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है i की वो देख लूँगा, फिर ये निकाल लूँगा। अच्छा, फिर मेरे को सिंप्लीफाई करना है बेसिकली अब। तो भाई ये होगी लास्ट टर्म और ये होगी n से बराबर। तो भाई जब भी मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं i को देख लूँगा i क्या है, और फिर क्या करूँगा, फिर मैं मैक्सिमम i की वैल्यू देखूँगा जो कि जस्ट n से कम होगी, और मैं इसको अलग से लिख लूँगा और फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं भाई, log बेस 2 ले लेते हैं दोनों तरफ। अगर मैं log बेस 2 ले लूँ दोनों तरफ, ये c की पावर के बाहर आ जाएगा, बेसिकली log की प्रॉपर्टी होती है, और log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो ये c की पावर k इज़ लेस देन log 2 बेस n हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या करता हूँ, फिर मैं करता हूँ एक और log ले लेता हूँ, अब लूँगा बेस c का, तो log c, ये कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी भाई, log 2 बेस n। अब ये k फिर से बाहर आ जाएगा, यानी कि k और log c c 1 हो जाएगा, तो k इज़ लेस देन log c log 2 बेस n। तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि भाई k जो होगा ना, यानी कि जो मैंने यहाँ लिखा था यहाँ, यानी कि एक यहाँ पे क्या था c की पावर 0 c की पावर 1, यानी कि ये जो चल रहा है ये कितनी बार चलेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार चलेगा, k बार चलेगा। k क्या है, इतनी बार चलेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि भाई बिग ऑफ log n होगी इसकी कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। भाई एक और एग्जांपल ले लेते हैं रिकर्जन का। एक एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं बस एक इंट्रोडक्शन के लिए, बाकी रिकर्जन की कम्प्लेक्सिटी हम रिकर्जन जब पढ़ेंगे तब निकालेंगे। और ठीक है, फिबोनाची की निकाल लेते हैं। ठीक है, फिबोनाची क्या होते हैं, 0 1 1 2 3। बेसिकली क्या होता है, पहले 2 नंबर ये होते हैं, फिर हर अगला नंबर पिछले 2 नंबर का सम होता है। ये किसका सम है, इन दोनों का। ये किसका सम है, इन दोनों का। ये किसका सम है, इन दोनों का। ऐसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसकी एल्गोरिदम लिख लेते हैं फटाफट से। इसकी जो एल्गोरिदम होती है वो ऐसी होती है, nth फिब निकालने की, nth फिबोनाची नंबर। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, ऐसे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई एल्गोरिदम है रिकर्जन की, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एल्गोरिदम कुछ ऐसी होती है, अगर n लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो रिटर्न कर देते हैं हम खुद n को, नहीं तो हम रिटर्न करते हैं खुद को, कॉल कर देते हैं n-1 को और प्लस n-2 को। ठीक है, ये होता है इसका प्रोग्राम। ठीक है, इसके एल्गोरिथम बहुत ही बेहतरीन। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे करें वो देखते हैं। मैंने बताया था जब भी कुछ ऐसा लगे कि भाई मुझे पता नहीं चल रहा कि कितनी बार चलेगा, तो मेरे को निकालना है कि आई जो होगा, यानी कि लास्ट आई क्या होगा। समझ रहे हो, लास्ट आई, यहाँ पे तो आई भी नहीं है, तो देखो कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, लिख रहा है भाई nth फिबोनाची क्या है, nth कोई सा भी फिबोनाची उठाऊंगा तो इन दोनों का सम होगा, पिछले 2 का। ठीक है, तो क्या है, फिब n-1 प्लस फिब n-2, इसे बोलते हैं हम रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, डीप में हम रिकर्जन में पढ़ेंगे, अभी के लिए ऐसी देख लो। ठीक है, तो ये क्या है भाई, रेकरेंस रिलेशन है ये। ठीक है, इसकी हेल्प से मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मुझे निकालना है कितनी बार चलेगा, तो वही निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये भी सच है कि भाई n-2 को निकालने में कम टाइम लगेगा n-1 से। सही बात है,
हाँ कम टाइम लगेगा। क्यों कम टाइम लगेगा भाई? क्योंकि अगर मैं देखो, सिंपल सी बात है, 10वां फिबोनाची और 9वां फिबोनाची किस में ज़्यादा टाइम लगेगा? 10वें में ऑब्वियसली। तो ये लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है। तो भाई ऐसी कहानी है, बहुत बढ़िया। अगर मैं दोनों तरफ ये मैथ्स है टोटल, ठीक है, ये खेल है जैसे बचपन में करते थे, अलजेब्रा है अभी ये इस समय, और कुछ नहीं है। अगर मैं दोनों तरफ फिब n-1 ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इधर RHS में 2 फिब n-1, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा फिब n-1 प्लस n-2। ये क्या होता है? ये फिब n के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। तो फिब n हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो भाई फिब n डिवाइडेड बाय फिब n-1 लेस देन 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अभी तक क्या कर लिया? ये वाला रिलेशन निकाल लिया है। अच्छा आगे कर रहे हैं, आगे देखो भाई। अच्छा तो अगर मैं ये लिखूं तो ये गलत है क्या? फिब n-1 अपॉन फिब n-2 इज ऑल्सो लेस देन 2, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं ये लिखूं तो फिब n-2 फिब n-3, ये गलत है क्या? नहीं, ये भी ठीक है, सॉरी 2। ऐसे ऐसे करता अगर मैं लिखूं फिब 1 अपॉन फिब 0 इज लेस देन 2, ये गलत है? नहीं भाई, ये भी सही है। अच्छा इससे ऊपर क्या आएगा? इससे ऊपर आएगा फिब 2 अपॉन फिब 1 इज लेस देन 2। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? देखो मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये डिनोमिनेटर है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएंगे, मतलब टर्म्स आएंगे बीच में, और ये इससे कट जाएगा, हाँ ये इससे कट जाएगा, और फिब 2 जाएगा वो किसी के डिनोमिनेटर से कट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में जो बचेगा ना, वो बचेगा फिब n अपॉन फिब 0 इज लेस देन 2 की पावर कितनी भाई? n बार चले हैं, ठीक है। फिब 0 क्या होता है? एल्गोरिदम में लिखा था भाई, फिब 0 क्या होता है? फिब 0 हो अगर 1 से, ये लिखा है ना यहाँ पे देखो एल्गोरिदम में, कि अगर 1 से कम होगा n तो रिटर्न n, यानी कि कांस्टेंट ऑपरेशन। बहुत ही बढ़िया, कांस्टेंट ऑपरेशन। अच्छा कांस्टेंट ऑपरेशन, ठीक है, सी मान लो। तो फिब n लेस देन इक्वल टू 2 की पावर n, सी भाड़ा में गया, ठीक है, ये हमारा है। यानी कि जो टाइम लगेगा वो 2 की पावर n से कम लगेगा। बिग ओ ऑफ 2 की पावर n हमारा आंसर होगा। तो भाई इस वीडियो में हमने देखा कि एल्गोरिदम को कैसे जज करें, टाइम के हिसाब से और स्पेस के हिसाब से। फिर टाइम के हिसाब से करा हमने, और 3 केस होते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। हमें देखना चाहिए वर्स्ट केस, क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल होता है, उससे हमें चल जाएगा कि भाई कम ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन की बात करी, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन एंड बिग ऑफ नोटेशन। थीटा जो एक्चुअल होता है, बिग ऑफ यानी कि जो थीटा से ऊपर होता है या फिर इक्वल, और ओमेगा जो कि नीचे होता है यानी कि कम होता है या फिर इक्वल होता है एक्चुअल के। बहुत ही बढ़िया। और फिर हमने ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के कंपैरिजन देखे, एंड फिर हमने कुछ क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन में देखा भाई, अगर भाई एक लूप के अंदर दूसरा लूप है तो भाई उसका कोई मतलब नहीं बनता, n/m हो जाएगा उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, और सिंपल लूप है तो n, कोई रटने वाली बात नहीं है, ऐसे आंखों से देख लो, ठीक है। लेकिन अगर कोई आंखों से नहीं देख पा रहा है, जैसे क्वेश्चन क्या था i लेस देन पावर, जैसे किया था ना वो i की पावर c वाला, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है k की। एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि लूप कितनी बार चला है। बेसिकली हमें ये देखना है लूप कितनी बार चला है। जब सिंपल लूप है, मतलब एक सिंगल लूप है, तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई n बार चला है, ठीक है। अगर 2 लूप है सिंपल, तो उसमें चल जाएगा भाई n/m बार चला है लूप। लेकिन अगर कोई कम्प्लेक्स इक्वेशन है, जैसे कि अभी लिखी हुई थी मैंने, पावर i, c, यानी कि i इज इक्वल्स टू i की पावर c, तो इसमें पता नहीं चल पा रहा है देख के कि भाई कितनी बार लूप चलेगा। तो हमें वही कैलकुलेट करना है, उसके लिए थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ती है। और फिर लास्ट में देखा हमने रिकर्जन का एक सिंपल सा क्वेश्चन फिबोनाची का। तो भाई वीडियो समाप्त।